हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 हमने किया था, उसके अंदर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था और सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप पढ़े थे। हार्ट के बारे में पूरा सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी, इसके फंक्शन, वॉल्व्स क्या रहते हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल्स काम करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी पार्ट 1 के अंदर। आज हम स्पेसिफिकली ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक जिसको बोलते हैं हिंदी में, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये तरल कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसका जो पीएच होता है 7.4, ये अल्काइन होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच एग्जैक्ट, इसका पीएच कितना होता है? 7.35, 7.35 टू 7.45 इसका रहता है। जो एवरेज जो है वो 7.4 इसका पीएच होता है। और जो आर्टरीज के अंदर ब्लड रहता है वो कैसा रहता है? रेड कलर का ये दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। आर्टरीज के अंदर हमने बोला था प्योर ब्लड रहता है, पिछली वीडियो में पढ़ा था प्योर ब्लड होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। और वेन्स के अंदर जो ब्लड रहता है उसका कलर ब्लू सा दिखाई देता है, बैंगनी कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ये इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको बोलते हैं ना। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और जो ब्लड होता है ये स्वाद में कैसा? नमकीन सा रहता है, नमकीन। फिर आगे देखिए, ब्लड का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ब्लड का। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड के ही माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। अब क्या चीज होती थी, जैसे क्या सर्कल हमारा बनता था कि जैसे जो भी हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो पहले कहाँ पर जाता है? हमारे हार्ट में जाता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में रहती है वो हार्ट में पहुंचाई जाती है ब्लड के माध्यम से, ठीक है। फिर वहां पर वहां से जाती है लंग्स में, फिर वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई जाती है, ठीक है। और फिर वो फिर से हार्ट में आता है और हार्ट फिर पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देता है। और फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन रहेगी, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जो भी, वो हमारे कहाँ पर? पूरे बॉडी पार्ट्स को मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है ब्लड का। दूसरा देखिए, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर कुछ सेल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा है वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारे। तो कुछ सेल जो है, प्लेटलेट्स जो रहती हैं हमारी ब्लड में, वो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जिससे कि कहीं अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारा ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस ना हो, इसलिए वो रक्त का एक थक्का जमा देती है। दूसरा हमारा और क्या काम होता है? इसमें ऐसे भी सेल होते हैं जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। जैसे प्लाज्मा के अंदर भी एंटीबॉडीज रहती हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर उनमें भी एंटीबॉडीज बनती हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल जो रहते हैं वो हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, और जो भी प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। और ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में ये जो वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं बॉडी में, यूरिया वगैरह, यूरिन जो रहती है हमारी, उनको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ पर? किडनी में ले जाती है और वहाँ पर जो है वो फिल्टर हो जाता है ब्लड, ठीक है। वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है ब्लड में वो निकल जाता है, और जो किडनी है वो बाकी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है और ब्लड जो है वो वहाँ पर प्योर हो जाता है। तो ये भी ब्लड का एक काम रहता है। और इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी। और इसके अलावा जो ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में परिवहन जो करता है उसमें क्या क्या चीजें होंगी? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व है, हार्मोन्स है। अब पोषक तत्व यहाँ पर देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर जो भी हमारा खाना पचता है, तो पचा हुआ जो खाना है दीवारों के द्वारा वो जो हमारी इंटेस्टाइन की जो
दीवार होती है वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है और वो रक्त में मिल जाता है, खून में मिल जाता है और फिर ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, हार्मोन्स पहुँचते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। और इसमें आगे देखिए जो ब्लड रहता है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बेसिकली बना होता है, प्लाज़्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड के अंदर प्लाज़्मा जो है 55% रहता है और ब्लड जो सेल होते हैं 45% भाग जो है ब्लड सेल का रहता है। और प्लाज्मा के अंदर जो 55% भाग है उसमें भी आगे क्या रहता है, 90% जो है प्लाज्मा वाटर होता है और अदर जो 10% होते हैं इसमें प्रोटीन रहते हैं, सॉल्ट रहते हैं, न्यूट्रिशन मटेरियल रहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल रहती हैं। और प्लाज्मा का भी क्या काम रहता है, ये भी हमारे प्रतिरक्षा में काम करती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें देती है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती है। इसमें कुछ प्रोटीन जो रहते हैं, इनमें ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये पदार्थों का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है? सब्सटेंस जो कुछ रहते हैं ब्लड के अंदर, उनका ट्रांसपोर्ट करता है और प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज और दूसरे जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं वो रहते हैं और एंटीबॉडी भी प्लाज्मा के अंदर रहती है। एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के अंदर रहती है। ब्लड सेल के अंदर हमारी रेड ब्लड सेल आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है और ब्लड प्लेटलेट्स रहती हैं। इन सब चीजों को आगे हम डिटेल में वन बाय वन करके सबको समझते चलेंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर 90% रहता है, प्रोटीन जो है 8%, सॉल्ट 0.9% और न्यूट्रिशन मटेरियल 0.1% होता है। फिर अदर्स जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स रहती हैं। इनमें क्या क्या होता है देखिए, प्रोटीन में हमारे जो 8% प्रोटीन होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फाइब्रिनोजिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो फाइब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये 2 प्रोटीन जो है वो कंपल्सरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा देखिए जो सॉल्ट रहता है 0.9% सॉल्ट जो रहता है ब्लड प्लाज्मा में, उसमें क्या चीजें रहती हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम रहता है। और क्या करते हैं इसी के कारण जो है वो ब्लड का जो स्वाद होता है वो कैसा नमकीन रहता है। सॉल्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में ये यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये हमने पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कैल्शियम इसमें रहते हैं। और इसके अलावा इसमें आयोडीन होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन रहता है। ये सारी चीजें भी इसमें रहती है, किसके अंदर, सॉल्ट के अंदर। और इनका काम क्या रहता है, ये जो सेल होती हैं ये क्या करते हैं, जो सेल रहती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है और जो एसिड और अल्काइन रहता है उसके बीच में जो बैलेंस बनाने का भी काम करती है। ये सारे जो सब्सटेंस इसमें रहते हैं। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन मटेरियल है 0.1%, इसके अंदर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो कि इसके रूप में ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है और अमीनो एसिड के रूप में प्रोटीन रहता है और फैटी एसिड के रूप में फैट रहता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया रहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम और एंटीजन भी जो है वो रहते हैं। तो ये था हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस रहते हैं। फिर है ब्लड सेल। ब्लड सेल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमने अभी देखा, ये सब होते हैं। अब सबसे पहले देखिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और जिसको कि क्या बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या रहता है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट। और इसमें ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर होती हैं, जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल होती है वो सर्कुलर होती हैं, राउंड होती है शेप में। ये एक डिस्क की तरह, बाय कनकेव डिस्क की तरह ये देखने में होती है। तो कैसी होती है आकार में, बाय कनकेव डिस्क की तरह होती है, राउंड शेप में होती है। और इसका जो डायमीटर है, व्यास कितना होता है, 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहता है।
और आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, यानी कितनी क्वांटिटी में रहती है, तो ये खून की एक बूंद में लगभग हमारी 4 से 5 मिलियन रेड ब्लड सेल होती है, यानी कितनी 45 से लेकर 50 जो है लाख। इसके अलावा देखिए इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, आरबीसी जो बनते हैं वो बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या होते हैं, बोन मैरो जहाँ जो हड्डी का खोखला वाला भाग रहता है बीच में, वहाँ पे बोन मैरो होते हैं, ठीक है। वहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल की। इसके अलावा लीवर में भी होती है, मैक्सिमम जो रहती है बोन मैरो के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। जो भ्रूण अवस्था होती है तो वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल होती है कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, कहाँ से निर्माण होता है, लीवर से और स्प्लीन से होती है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। जब भ्रूण होता है उस स्टेज में लीवर और स्प्लीन से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, और बाकी जो एडल्ट होते हैं उनमें बोन मैरो से इसकी फॉर्मेशन होती है। लाइफ इसकी 120 डेज की रहती है। उसके बाद जब डेथ हो जाती है इन ब्लड सेल की, मर जाते हैं, तो कहाँ पर मरते हैं, इनकी डेथ जो है स्प्लीन में, प्लीहा में होती है। और स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्प्लीन को, प्लीहा को बोला जाता है। और प्लीहा को ही, स्प्लीन को ही ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है। और आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ये विदाउट न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको अनन्यूक्लिएटेड बोला जाता है। सिवाय कैमल और लामाज के जो आरबीसी होती हैं, कैमल और लामाज की जो आरबीसी होती है उसमें हमारे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमने जब हमने इस सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर भी किए हुए थे कि केंद्रक क्या, सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस रहते हैं, केंद्रक रहते हैं। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए पहले, अगर आपने नहीं देखा है सेल के बारे में, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है। देखिए कुछ इस तरह से होती है, जैसे मैंने बोला बाय कनकेव डिस्क की तरह ये रहती है। साइड से ये बाहर की तरफ उठी हुई है और अंदर कोई स्पाट सी दिखाई दे रही है। तो ये था ब्लड सेल। आगे देखिए इसी के अंदर जो इरिथ्रोसाइट इसको बोलते हैं, इसी से एक टर्म आपने याद रखनी है, इरिथ्रोपोयोसिस। अगर नई आरबीसी बनती है जब, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोयोसिस बोलते हैं। और डेफिशिएंसी जब हो जाती है, कमी जब हो जाती है आरबीसी की, उसको एनीमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोला जाता है। ये टर्म्स है, ये आपने याद रखनी है। आरबीसी जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना हुआ है, देखिए हीम और ग्लोबिन। हीम जो इसके अंदर रहता है वो आयरन होता है, हीम वाला पार्ट क्या रहता है, आयरन होता है। और इसी की वजह से जो ब्लड का कलर रेड होता है, किसकी वजह से, जो हीम रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, उसका जो आयरन वाला पार्ट है उसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन रहता है, इसका काम क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है। और मेन जो रहता है इसका फंक्शन वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक। तो हीम एंड ग्लोबिन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और इसके बाद देखिए जो हीमोग्लोबिन रहता है वो ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 15 ml हीमोग्लोबिन रहता है। मेल्स और फीमेल में ये डिफरेंट डिफरेंट रहता है, जैसे मेल के अंदर 14 to 17% होता है और फीमेल के अंदर 13 to 15% ये रहता है। फिर है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में देखिए ये इसकी इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका डायमीटर 90 to 20 माइक्रोमीटर रहता है। ये थोड़े व्यास में क्या है, बड़ी रहती है, इनका व्यास जो है वो बड़ा रहता है। सबसे बड़ी होती है, सारी जो 3 तरह की हमने ब्लड सेल पढ़ी उनमें ये सबसे बड़ी होती है। और ये इरेगुलर होती है, ठीक है, कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। और खून की एक बूंद में 6 से 10,000 जो है व्हाइट ब्लड सेल होती है। ये काफी देखिए कम पाई जाती है। फिर अगेन यहाँ पर वही चीजें देखिए दोबारा से, हमने लिकोसाइट इसका साइंटिफिक नाम पढ़ा। तो इसमें अगर पोइसिस लग जाता है, ठीक है, पोइसिस, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगेन नई जो डब्ल्यूबीसी बनती है, ल्यूकोपोयोसिस जो हो गया वो हमारी नई जो डब्ल्यूबीसी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं। और ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है, ये अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस।
और ल्यूकोसाइटोपिनिया जो बोलते हैं, डेफिशिएंसी जब हो जाती है आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी की अगर डब्ल्यूबीसी यहाँ पर घट जाती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। और जिसके अंदर टाइफाइड है, फीवर होते हैं, ठीक है, मलेरिया है, ये सारी जो है चीजें होती हैं किसके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाती है डब्ल्यूबीसी की। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम रहता है वो होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इन्फेक्शन और वायरस बैक्टीरिया से बचाता है। और इसकी फॉर्मेशन देखिए बोन मैरो के अंदर होती है, मैक्सिमम बोन मैरो के अंदर होती है। इसके अलावा लिम्फ नोड में, स्प्लिन में, टॉन्सिल एटसेट्रा यहाँ पर होती है इनकी फॉर्मेशन। और इसका जो लाइफ होती है 3 से 5 दिन। अब कई जगह आपको 13 to 20 डेज भी बताई होंगी, तो इसको चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन को देखकर आंसर कीजिए। अगर ऑप्शन जिस तरह से दिए होंगे 13 to 20 डेज कई बुक्स में दिया हुआ है, कई जगह 3 to 5 डेज। ये आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। और इसकी डेथ कहाँ पर होती है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होती है। और इसका जो मेन फंक्शन अभी हमने पढ़ा कि ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है रोगों के प्रति लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, डिजीज के अगेंस्ट लड़ता है। तो ये है डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन। फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। इसके फंक्शन भी हमें क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे। ग्रेन्युलोसाइट वो हमारे रहती हैं जिनके अंदर दाने रहते हैं, ग्रेन्युल्स रहते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी के जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म रहता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो तरल पदार्थ रहता है कोशिका के अंदर उसको बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर दाने दिखाई देते हैं, ठीक है, ग्रेनुअल्स होते हैं, तो उन सेल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। जिनके अंदर दाने नहीं होते हैं वो अग्रेन्युलोसाइट होती है। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है इनके ग्रेनुअल्स के बेस पर। ग्रेन्युलोसाइट को आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट रहता है। इनको आगे हम पढ़ते जाएंगे। उससे पहले देखिए जो इसकी फॉर्मेशन होती है ग्रेनुलोसाइट की, वो होती है रेड बोन मैरो के अंदर होती है। और अग्रेनुलोसाइट की किसके अंदर होती फॉर्मेशन, हमारी बोन मैरो के अंदर भी होती है, स्प्लिन, लिवर, लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फ ग्लैंड के अंदर, इन सब के अंदर होती है। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं एग्रेनुलोसाइट के अंदर सबसे पहले न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ते हैं। ये 60 to 65% होती है और ये सबसे ज्यादा होती है और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से बचाती है। आकार में बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है आकार में। और इसका जो डायामीटर कितना रहता है, इसका व्यास या डायामीटर रहता है कितना, 10 to 20 माइक्रोमीटर। और ब्लड की एक बूंद में यानी 1 mm³ ब्लड के अंदर कितनी रहती हैं ये न्यूट्रोफिल्स, 2000 to 8000 तक ये रहती हैं। और न्यूट्रोफिल के बाद जो रहती है वो है इओसिनोफिल, जो कि 2.3% रहती है। और इसकी संख्या ब्लड में कितनी रहती है, ब्लड में ये रहती है हमारी 1 mm³ ब्लड के अंदर इसकी संख्या रहती है 100 to 600 तक ये रहती है। और कितना रहता है इसका डायमीटर, इसका 10 to 12 mm माइक्रोमीटर रहता है। और इसका काम क्या रहता है, ये स्पेसिफिकली जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन रहते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है बॉडी को। फिर नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल जो है वो 0.4% रहती है और इसकी जो संख्या रहती है ब्लड में ओनली 200 तक ये रहती है। उनके एक बूंद में ओनली 200 तक बेसोफिल्स रहती हैं और इसका जो व्यास होता है डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर रहता है। और हेपरिन इसके अंदर पाई जाती हैं, 2 चीजें, हेपरिन और हिस्टामाइन। ये चीजें याद रखना है। हेपरिन जो रहता है ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, यानी ब्लड को जमने से रोकती है। और हिस्टामाइन जो रहती है
अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने में हिस्टामाइन हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। ये 2 आते हैं हमारे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं किसके अंदर? अग्रैनुलोसाइट के अंदर। तो लिम्फोसाइट जो है 30% होते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, टी सेल और बी सेल। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जो टी सेल होते हैं, ये कहते हैं इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है? हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करते हैं। और जो बी सेल होते हैं, ये एंटी बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ये बी सेल क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया और अदर जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं, उनसे बचने में हेल्प करते हैं बॉडी को। फिर है मोनोसाइट। ये 5.3% रहती है ब्लड में। इसकी संख्या कितनी रहती है? 90 टू 1100 तक इसकी जो है वो संख्या रहती है 1 mm³ ब्लड के अंदर। और इसमें इसका जो साइज रहता है, इसका व्यास कितना रहता है? ये रहता है 18 टू 21 माइक्रोमीटर। और ये जो मोनोसाइट होते हैं, हमारे पूरे ब्लड में बिना किसी रुकावट के ब्लड वेसल के अंदर बाहर घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कोई भी जो टिश्यू है वो डैमेज ना हुआ हो। अगर और कोई भी जो बैक्टीरिया है, अगर उनको मिल जाता है तो उसको नष्ट कर देते हैं, उसको निगल लेते हैं। इसके अंदर फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी इनको बैक्टीरिया मिलते हैं उनको ये निगल लेते हैं। यानी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। अगर बैक्टीरिया से होने वाले जो भी इन्फेक्शन होते हैं, उसमें हेल्प करता है। लास्ट हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है, जो कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। ये यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। और इसका जो डायमीटर है 2 से 3 माइक्रोमीटर रहती है। ये छोटी-छोटी कोशिकाएँ रहती हैं। और एक खून की बूंद के अंदर कितनी अप्रॉक्सिमेटली 2.5 से लेकर 5 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और इसकी फॉर्मेशन भी कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। लाइफ इसकी 10 टू 12 डेज़ तक रहती है और डेथ इसकी स्प्लीन के अंदर होती है। और फंक्शन क्या रहता है? ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन की अगर बात आती है, तो आपने ब्लड क्लॉटिंग वर्ड याद रख लेना है। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए देखिए 2 प्रोटीन इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। अगर हमें कहीं भी चोट लग जाती है, हमारा खून बहने लगता है, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो खून का थक्का यहाँ पर जमने में हेल्प करती हैं, ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो जाए। इस तरह से कहीं पे भी अगर क्लॉटिंग की ज़रूरत होती है, तो ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए 2 प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो हमने पहले भी पढ़े थे, जो प्लाज़्मा के अंदर भी थे हमारे, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन जो है वो कंपल्सरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और अगर मिनरल पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है वो कौन-सा मिनरल होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वो होता है कैल्शियम। और अगर विटामिन पूछा जाए, तो विटामिन कौन-सा होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? विटामिन ए हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये कवर हो जाता है हमारा ब्लड का टॉपिक। तो ब्लड के अंदर प्लाज़्मा हमने पढ़ा, प्लाज़्मा के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें रहती हैं और जो ब्लड सेल है, कौन-कौन से ब्लड सेल है, उनका क्या-क्या रोल रहता है। तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।